आदरणीय मनीष ठाकुर जी, रविशंकर जी भाई साहब, रवि जी जब बोल रहे हो तो जो उनके बाद के वक्ता हैं उनको भी ये मन करता है कि हमको छोड़ ही दो, इन्हीं को सुना जाए, जो मेरे हिस्से का समय है वो भी इन्हीं को सुना जाए। रवि जी की जीवन एक तपस्या रही है और हमारा और रवि जी का ये अचानक मुझे मालूम चला कल कि हम लोगों को साथ मन साझा करना है, लेकिन हम लोग इंजन और डब्बे की तरह जीवन में चले। रवि जी इंजन थे, हम डब्बे थे, ये प्रचारक रहे, मैं बाद में विस्तारक रहा, ये दिल्ली आए, पीछे से हम दिल्ली आए, दोनों ने मिलकर के एक पत्रिका चलाई। मैं एक्टिविस्ट था, आप लेखक बने, बाद में मैं भी लेखक बना। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल डोमेन का आदमी हूं नहीं, या ये कहें तो बड़ा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक टेम्परामेंट का आदमी हूं नहीं। झारखंड जब रहते थे, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, और यही दुविधा है, मैं सबको बोलता हूं कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो नेतागिरी कर रहे थे, जब नेतागिरी करने आए तो पढ़ना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक थिंक टैंक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन, उसके साथ काम करता हूं। तो लेखनी ऐसे शुरू हुई कि मान लीजिए कि किसी विषय पे आंदोलन करना है तो डीएम को चिट्ठी लिखनी है, कलेक्टर एसपी को चिट्ठी लिखनी है। ये एक्टिविज्म थोड़ा बढ़ा, तो चिट्ठियां थोड़ी बढ़ी, रिसर्च थोड़ा बढ़ा। मैं झारखंड में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा बवाल टाइप ऑर्गेनाइजेशन था, आतंकी संगठन था, प्रतिबंध लग गया। तो झारखंड में जो प्रतिबंध लगा 2019 में, उसका जो बेसिक रिसर्च था वो हमारा रिसर्च था। मेरी रिसर्च आधार बनी उस ऑर्गेनाइजेशन के बैन होने के लिए झारखंड में। तो ये भी बड़ा एक मोरल बूस्टर था कि मेरी रिपोर्ट, मैं नॉन गवर्नमेंट आदमी हूं और सरकार को मैंने दिया, सरकार ने उसको आधार बना करके प्रतिबंधित किया, तो लगा कि और लिखना चाहिए। तो जो चिट्ठियां थी वो बुकलेट बन गई, और ज्यादा एक्टिविज्म बढ़ा तो बुकलेट जो है आर्टिकल्स में बदल गए, फिर आर्टिकल्स किताबें बन गई। तो पहली किताब है ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर्स 1000 कट्स, वो तेलुगु, हिंदी, उड़िया कई भाषाओं में छपी। तो ब्लीडिंग इंडिया बेसिकली एक आइडिया था, एक ऑपरेशन टोपैक है पाकिस्तान का, उस ऑपरेशन टोपैक में ये कहा गया था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो वहां से ब्लीडिंग इंडिया लिया गया। और आने वाले समय में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, इनका मोडस ऑपरेंडाई कैसे बदलेगा, उसके बारे में बातचीत है। 6-7 केस स्टडीज। पीएफआई प्रतिबंध हमारे रिपोर्ट के कारण उसकी प्रतिबंध की शुरुआत हुई थी, तो बाद में दूसरी पुस्तक आई, तीसरी बीबीसी वाली है अभी। मैं आज के विषय पे आता हूं। आज का विषय है विकसित भारत का स्वप्न और युवा। स्वप्न क्या है विकसित भारत का? दो स्वप्न है, या भारत का स्वप्न क्या है, भारत में रहने वाले या दुनिया के लोग भारत के बारे में क्या स्वप्न देखते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, फ्यूचर आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। दो तरह के आइडियाज हैं, दोनों आइडिया का एक ही नाम है, इंडिया 2047। एक आइडिया है भारत से प्रेम करने वाले लोगों का, भारत में जो सरकार है उसकी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बार बार 2047 की बात कहते हैं, और जब 2047 की बात कहते हैं तो कहते हैं कि हमको लीग बदलना है, ऑर्बिट बदलना है, डेवलपिंग नेशन का टैग छोड़ना है, हम ए लेवल के दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बनेंगे हर मामले में। दूसरा वही आइडिया हमारा और आपका भी है जो भारत से प्रेम करते हैं। दूसरा विजन डॉक्यूमेंट 2047 का, वो भी, उसका भी नाम इंडिया 2047 है, और वो जब्त हुआ पटना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे जब रेड किया गया, आतंकी संगठन पे जब रेड किया गया, तो वो जो डॉक्यूमेंट उनके यहां से मिला, उस डॉक्यूमेंट का नाम भी इंडिया 2047। एक आइडिया वो भी है भारत का। वो भारत को रक्तरंजित देखना चाहते हैं, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स देखना चाहते हैं, इंडिया को डिसमेंबर्ड देखना चाहते हैं, इंडिया को सिविल वॉर जोन में देखना चाहते हैं। और ये जो दो आइडियाज हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वो हमको चुनौती दे रहे हैं, हम उनको चुनौती दे रहे हैं। हम भारत को एक अलग लीग में देखना चाहते हैं, दुनिया का सिरमौर देखना चाहते हैं, और एक जो है वह युद्धरत देखना चाहता है, भारत को विखंडित और रक्तरंजित देखना चाहता है। आप विद्यार्थी हैं, ये कॉलेज कैंपस है, कॉलेज कैंपस का बड़ा एक रोल है। एक कैंपस बड़ा बदनाम हुआ, आज भी हम लोगों की भी इच्छा थी जब छोटे शहरों से आए थे कि उस कैंपस में पढ़ना लिखना हो हमारा। कई कैंपस बदनाम हुए कि यहां पे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो देश के विरुद्ध हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि
भीमा कोरेगांव की चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो 15,000 पन्ने की चार्जशीट, उसमें एक विषय जो है जो आपके ध्यान में आने लायक है। रोना विल्सन का नाम सुना होगा आपने। रोना विल्सन को अरेस्ट किया गया, सीपीआई माओइस्ट का मेंबर था, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में उसने एमफिल की थी, और उसका जो एमफिल का जो डिसर्टेशन टाइटल था, वो टाइटल बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा। उसका टाइटल था इंडिया वेदर कॉलोनियल, नियो कॉलोनियल और फ्यूडल। एक व्यक्ति जिसमें बाद में आतंकवादी के चार्ज लगते हैं, प्रधानमंत्री को मारने की साजिश में वो जेल जाता है, वो पढ़ाई कर रहा था यूनिवर्सिटी में, और पढ़ाई में उसका रिसर्च पेपर क्या है, तो भारत के लिए 3 अपशब्द हैं, कॉलोनियल है, फ्यूडल है या सेमी कॉलोनियल है, और या तो तीनों में फिट करना है या किसी एक में फिट करना है। कैंपस का इस्तेमाल रेडिकलाइजेशन के लिए किया जाता है, दुनिया भर में किया जाता है। तो हम लोग एक रिसर्च कर रहे थे कि कैंपस रेडिकलाइजेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि दुनिया भर में कितने पेपर्स ऐसे छपे हैं। तो आपको ताज्जुब होगा कि एक देश कहीं नहीं मिला, दुनिया भर में कहीं नहीं मिला। ना यूएस में एक पेपर था, ना यूके में था, ना भारत में था। भारत में ये कंसेप्ट अभी नया है कि कैंपस रेडिकलाइजेशन पे काम होना चाहिए। जिस देश में 2 पेपर मिले, आपको ताज्जुब होगा उस देश का नाम सुनकर के, वो देश पाकिस्तान था। 2021 और 2022 में 2 पेपर छपे हैं, और सही में सीरियस पेपर्स हैं, पढ़ने लायक पेपर्स हैं। 2 चीजें उसमें थी कि एक 26/11 के बाद दुनिया का जो नजरिया है पाकिस्तान के प्रति और इस्लाम के प्रति बदला, और ये जो बदला उसमें यूएस का रोल था, ये ऑर्गेनिक नहीं था, उसमें एफर्ट लिया गया। एक फाइंडिंग उसकी थी। दूसरी फाइंडिंग थी कि द लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन हैज नथिंग टू डू विद द लेवल ऑफ एजुकेशन। द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट मदरसास, दे वर प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट रेडिकलाइज्ड लॉट। इंटरनेट पे उपलब्ध है, दोनों राउटलेज पब्लिकेशन से छपी हुई है रिसर्च। थोड़ा अपनी समझ को और थोड़ा बढ़ाएंगे तो 2004 और 2007 का एक डॉक्यूमेंट है। 2004 में सीपीआई माओइस्ट का 9th कांग्रेस हुआ था, और उस कांग्रेस में पीडब्ल्यूजी और एमसीसी, ये 2 नक्सल आउटफिट्स थे, दोनों का मर्जर हुआ था। पहले एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, एक दूसरे को मारते भी थे। जब मर्जर हुआ तो एक डॉक्यूमेंट निकला जिसका नाम था स्टिर, STIR, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं, पढ़ना जरूर चाहिए, विद्यार्थी इसलिए पढ़ना चाहिए। उसको थोड़ा सा और इवॉल्व किया गया तो 2007 में उस डॉक्यूमेंट का नाम बना UPUA, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे तब आपको आज का किसान आंदोलन समझ में आएगा, तब आपको यूनिवर्सिटी में फंक्शन करने वाले पिंजरा तोड़ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आएंगे, तब आपको शाहीन बाग और सीए प्रोटेस्ट समझ में आएंगे, तब आपको अग्निवीर पे होने वाले प्रोटेस्ट और उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के नेटवर्क का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये सारा समझ में आने लगेगा। 2 चीजें हैं, नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस को 2 क्राइसिस अभी फेस करना पड़ रहा है। एक, स्टेट का आर्ट ऑफ सर्विलांस बढ़ा है। दूसरा, उनको कार्डर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट के प्रति और एक्सट्रीम लेफ्ट के प्रति थोड़ा लोगों का अरुचि हुई है, उससे मोह भंग हुआ है। तो जंगलों में जाकर के, यूनिवर्सिटी से निकल करके जंगल में जाकर के काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो उनका अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन मोबिलाइजेशन हो रहा है। उस डॉक्यूमेंट में आप पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है, कॉलेज कैंपसेस का जिक्र है जोर शोर से कि कॉलेज कैंपसेस में हमको मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बनानी है। शहरों में जो RWA कमिटीज हैं उसमें हमको पेनिट्रेशन करना है, जो पूजा पंडाल की समितियां हैं उसमें पेनिट्रेशन करना है, जो शहर में लेबर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उसमें पेनिट्रेशन करना है। और 2007 का डॉक्यूमेंट है, आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, मतलब 2004 और 2024 साल बाद। और देखिए कि उसके ऐसा लगता है कि जैसे एक्सरे रिपोर्ट है, और आज जो बीमारी दिख रही है कि 50,000 लोग मोबिलाइज होते हैं और एक शहर चोक कर दिया जाता है। इसके प्रिस्क्रिप्शंस आपको उस 2004 के डॉक्यूमेंट में मिलते हैं। ये जो जंगल से निकल करके अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसका इंपैक्ट है, ये हमारे आसपास हो रहा है, हमारे कैंपसेस में उसमें लिखा हुआ है उस प्रिस्क्रिप्शन में। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है।
सबसे बड़ी बात है कि सचेत किससे रहना है? प्रोपेगेंडा से। प्रोपेगेंडा क्या होता है? तो एक टर्म है आजकल यूज होता है, टीवी पे हम लोग भी बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, आजकल आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर टेक्निक। आप लोगों ने सुना है ना? 5th जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है क्या? 5GW बोलते हैं। उसमें दो चीजें हैं कि युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। तो जो ये नया युद्ध का तरीका है, इसमें प्रोपेगेंडा और सोशल इंजीनियरिंग, इसको ब्लेंड किया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है और इसका इस्तेमाल एक बॉम्ब की तरह किया जाता है। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। हर 2 साल में भारत में एक डिबेट आता है, बीफ ईटिंग का, गौ मांस खाने का आता है। और जब ये बीफ ईटिंग का डिबेट जब समाज में आता है, तो भारत में 2 तरह के लोग हैं। एक बीफ ईटर्स हैं, कम संख्या में है, एक जो नॉन ईटर्स हैं, जो बीफ नहीं खाते हैं। मैं यहां पे आपको खाना है कि नहीं खाना है ये डिबेट नहीं है, ये इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं एक बार इस इशू का 360 डिग्री एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये डिबेट आया, समाज 2 भाग में बटा। एक कहता है खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए भाई? तो ये राइट टू ईट है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है हमारा। आप कैसे डिप्राइव कर सकते हैं हमको? और आर्टिकल भी लिखेंगे कि भारत में साहब राइट टू ईट नहीं है। और ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि हमारे टेस्ट बड्स को क्या पसंद है? दूसरा पक्ष क्या कहता है कि नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? तो हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हैं। हम थोड़ा उसका वैज्ञानिक पक्ष में बताने का प्रयास करेंगे। और सामने वाला बोलेगा हम खाएंगे, तो हम बोलेंगे मारेंगे। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब इशू आता है तो समाज कैसे रिएक्ट करेगा। मैं आपका नाम पता पूछ लूं तो मैं बता दूंगा कि इस इशू पे आपके रिएक्शंस क्या होंगे। इस विषय को छोड़ दीजिए। हम लोग चलते हैं चाइना। चाइना में 2 बड़े मीट फेस्टिवल्स होते हैं। यूलिन मीट फेस्टिवल उसमें से एक है, जिसमें कुत्ता खाने को सेलिब्रेट करते हैं। और यूलिन मीट फेस्टिवल को लेकर के पूरी दुनिया में कई आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और एकदम लानत भेजी जाती है चाइना को कि यार कैसे कुत्ता खा सकते हो। चाइना कहता है क्यों नहीं खा सकते? तो आर्टिकल में यह लिखा जाता है और डिबेट इस बात पे होता है कि एनिमल राइट्स है। अब दोनों इशू, भारत के बीफ ईटिंग को और चाइना के डॉग ईटिंग को एक प्लेटफॉर्म पे ले आइए, सामने रखिए। चाइना में कुत्ता नहीं खाना चाहिए क्योंकि एनिमल राइट्स का मामला है। भारत में गाय खाना चाहिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मामला है। अब दोनों इशू को पलट दीजिए। भारत में गाय नहीं खाना चाहिए क्योंकि एनिमल राइट्स का मामला है, कहानी खत्म। और चाइना में कुत्ता खाना चाहिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मामला, कहानी खत्म। सेम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेम सेट ऑफ पीपल हैं जो दुनिया में दोनों इश्यूज को डिबेट करते हैं। और वहां चाइना को डेमोनाइज करने में एनिमल राइट्स कारगर होता है और भारत को डेमोनाइज करने में ह्यूमन राइट कारगर होता है। और कहीं कोई घटना हो गई मारपीट की तो भारत का 1 लाइनर डेफिनेशन हो जाता है, इंडिया इज अ कंट्री वेयर देयर इज नो बेसिक ह्यूमन राइट, वेयर देयर इज नो राइट टू ईट। 1 लाइनर डेफिनेशन आपका बनता है। एक ही विषय को 2 तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आप हाथ उठा दीजिएगा विजय जी, जब आपको रुकना होगा। आप लोग भी उठा सकते हैं। एक ही विषय को हम 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ट्रूथ क्या है, तो एकेडमिक दुनिया के लोग बोलेंगे कि भाई जिसके पक्ष में जितने ज्यादा लॉजिक है वही ट्रूथ है, वही ट्रूथ है। तो लॉजिक के हिसाब से अगर सत्य तय होता है तो हम और आप एक डिबेट कर लेते हैं। अभी डिबेट इस विषय पे है कि मच्छर ताकतवर है कि शेर ताकतवर है। तो जो ब्राइट माइंड्स होंगे, नॉर्मल लोग बोलेंगे क्या बेवकूफी जैसी बात कर रहे हैं साहब आप, शेर और मच्छर का डिबेट कहां से हो सकता है, शेर ताकतवर है। तो मैं बोलूंगा कि आप बड़े फ्यूडल माइंडसेट के आदमी हैं, मच्छर हैव नॉट है, कमजोर है, तो डिबेट में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए और आप तैयार हो गए डिबेट के लिए। और किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए स्कोर बोर्ड पे और आपने सबसे पहले अपना बाउंसर मारा कि जो शेर है उसके हाथ में इतनी ताकत होती है और उसके जबड़े में इतना 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 फोर्स होता है। 1 मार्क्स मिल गए शेर को, मच्छर को 0। मैंने बोला कि शेर मच्छर उड़ सकता है जी, ताकत में मानेंगे कि नहीं इसको? 1:1 हो गया। मच्छर शेर की नींद हराम कर सकता है, मच्छर शेर को काट सकता है, शेर नहीं काट सकता।
और सबने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, सब लोग कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं एकता में शक्ति है। 1,00,000 मच्छर एक साथ रहते हैं, शेर तो 2-4-10 एक साथ रहते हैं। लास्ट में लॉजिक की डिबेट में शेर 9:1 से हार जाएगा। आप हंसेंगे। ये सारी जो डिबेट्स हैं इज्म की, ऐसे ही हास्यास्पद डिबेट्स हैं। और आप जो 5 मिनट पहले इस बात पे आप हंस रहे थे कि शेर ताकतवर नहीं होता, अब आपको मानना पड़ेगा कि मच्छर ताकतवर होता है, क्योंकि डिबेट जो ताकत की है, मच्छर जीत गया है, शेर हार गया है। डिबेट्स ऐसे ही होती है। और ये डिबेट्स कौन खड़ा करता है? ये यूरोप में बैठे हुए, वेस्ट में बैठे हुए थिंक टैंक्स हैं। हमारे यहाँ थिंक टैंक का आइडिया, मैं थिंक टैंक में काम करता हूं, रवि जी एक थिंक टैंक के साथ जुड़े रहे हैं। हमारे यहाँ ये बहुत नेसेंट स्टेज में है। लेकिन वेस्ट में थिंक टैंक्स का पेनिट्रेशन है, उनकी दखल है पॉलिसी मेकिंग में। बड़े पावरफुल लोग होते हैं। और वेस्ट के बारे में कहते हैं, यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में कहते हैं कि वहां तो कॉफी हाउसेस से ज्यादा थिंक टैंक्स है, उनको फंडिंग भी वैसी रहती है। ये आइडियाज वहां से आते हैं। दुनिया को कैसे कॉन्फ्लिक्ट में रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइन है तो ये फॉल्ट लाइन जिंदा रहे, ये एंगेज रहे आपस में। भारत के अंदर अगर समाज में डाइवर्सिटी है तो उसको डिफरेंस बना करके उसको एंगेज रखा जाए, ताकि जो 2047 का स्वप्न हम देख रहे हैं उसकी कल्पना नहीं कर सके। और ये जो डिबेटिंग का जो आर्ट है, इसको हम लोग बिहार में थेथरोलॉजी बोलते हैं। थेथर यानी बेहया, बेशर्म का पौधा। तो बेहया थेथर जो है भोजपुरी शब्द है या हिंदी शब्द है, और उसमें लॉजिक अंग्रेजी शब्द है, दोनों का ब्लेंड से बना थेथरोलॉजी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि ये जो थेथर जो पौधा है, इसका बोटानिकल नाम इकोमिया कॉर्मिया है, और ये पौधा भी अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिका का पौधा। ये पौधा वैसे ही नॉर्थ अमेरिकन है जैसे ये जो थेथरोलॉजी जो कंसेप्ट है, ये जबरदस्ती के लॉजिक्स जो क्रिएट किए जाते हैं, जो इज्म क्रिएट किया जाता है, मार्क्सिज्म हुआ, ह्यूमनिज्म हुआ, अभी नया ओकिज्म है, ये उन्हीं थिंक टैंक से निकलते हैं। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, भारत पाकिस्तान के बीच में बड़ा फॉल्ट लाइन है। पाकिस्तानियों के सामने भारत का नाम ले लीजिए तो उनके साथ रेंगटे खड़े हो जाएं, हमारे सामने नाम ले लीजिए तो हम अभी तलवार निकाल लें। पाकिस्तान की बनावट कैसे हुई? तो हम डिबेट करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना, थोड़ा सा और बोलेंगे तो बोलेंगे कि यार अल्लामा इकबाल, उनका भी आइडिया था। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो आइडिया था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का आइडिया था। और ये जो लोग थे, रहमत अली चौधरी जिसने पाकिस्तान डिक्लेरेशन लिखा, और उसके दोस्तों ने, उसके बाद अल्लामा इकबाल जिन्होंने इसको पुश किया इस एजेंडे को, और मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने इंप्लीमेंट किया, ये तीनों प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं थे। न भोजन से मुस्लिम थे, न वेशभूषा से मुस्लिम थे, इसमें कोई नमाजी नहीं था। ये अंग्रेजीना लोग थे, बिना सूट बूट टाई और हैट की इनका ड्रेस कोड कंप्लीट नहीं होता था। इनको कैरियर के रूप में एक आइडिया के इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज किया गया, और भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच का जो फॉल्ट लाइन था, उसको देश के बंटवारे में इस्तेमाल किया गया। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर टेक्निक है। अभी जो मेरी किताब आई है बीबीसी पे, बीबीसी उसी तरह का एक करियर है। और बीबीसी की जब बात करते हैं, जब हम लोगों ने किताब पे काम करना शुरू किया, हम और हमारे एक मित्र हैं प्रशांत पांडे जी, दोनों ने किताब मिलकर के लिखी है, तो प्रशांत का पहला सवाल था कि बीबीसी इतना क्रेडिबल क्यों है? बीबीसी में आ गया तो आप अकाटते हैं साहब, उसकी 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 इतनी क्रेडिबिलिटी क्यों है? उस पर भी एक चैप्टर है कि क्रेडिबिलिटी क्यों है। और बीबीसी कितना क्रेडिबल मैं बताता हूं, एक घटना उसका मैं चर्चा कर दूं। एक कि बीबीसी कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल हुआ, रूल करने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए। और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो कॉलोनीज हैं, उसमें ब्रिटेन की इमेज अच्छी हो, इसके लिए उसको काम में लगाया गया। और मुल्कराज आनंद और जॉर्ज ऑरवेल जैसे लोग, जिनको हम लोग पढ़ते हैं क्लासेस में, ये सब लोग बीबीसी के हायर्ड कर्मचारी थे, जिनको काम पे लगाया गया था कि ऐसी ऐसी कहानियां लिखो जिससे आपकी इमेज भारत के बारे में, भारत के लोगों के कि आपके बारे में इमेज अच्छी हो। ऐसे दुनिया भर में कई लोग लगाए गए थे। एक कहानी सुनाता हूं, अब लास्ट ही है। बीबीसी में एक जिम सवाल करके व्यक्ति हुए,
उनके दो शोज थे, बड़े चर्चित शोज थे। एक शो था उनका जैक एंड जिल, बच्चों का शो था। 1977 की बात बताता हूं। बीबीसी के स्टूडियो में एक 9 साल के बच्चे का यौन शोषण हुआ। जिम सवाल और उनके एक मित्र ने मिलकर किया। बाहर निकलने लगे तो उस बच्चे को धमकाया कि मेरा नाम किंग जिमी है, किसी को बोलना मत, और हम जानते हैं कि तुम कहां रहते हो। 9 साल के बच्चे का यौन शोषण हुआ। जिम सवाल 2011 में मर गए। उनके मरने के समय में और उनके बाद में जो घटनाएं निकल करके आई कि उस आदमी के ऊपर 450 मामले सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 34 मामले रेप के थे और 1 मामला सुसाइड का था। और यह प्रिडिक्ट किया गया कि यह असली संख्या इसके 5 गुना थी जो अनरिपोर्टेड थी। बीबीसी ने किया क्या? बीबीसी पे सवाल पूछा गया, एक बार उसको शोकॉज किया बीबीसी ने कि आपका क्या कहना है ये जो सुसाइड हुआ है इसके बारे में। तो जिम सवाल ने बोला कि हम निर्दोष हैं जी, हमारा कोई लेना देना नहीं। और इन्वेस्टिगेशन उसके रिप्लाई पे क्लोज हो गया। ये बीबीसी की क्रेडिबिलिटी है। बीबीसी के ऊपर सेक्सुअल स्कैंडल्स, वॉर मिस रिपोर्टिंग, फमाइन मिस रिपोर्टिंग, प्रोपेगेंडा, माफी मांगना, दुनिया भर में कई बार उनको दंडित किया गया है। अभी जो हाल फिलहाल में बीबीसी का जो एक रिपोर्टिंग हुआ जिसको लेकर के ब्रिटिश के पार्लियामेंट में भी उसकी बड़ी थुकम फजीयत की गई, वो राम मंदिर को लेकर के रिपोर्टिंग था। उसके पहले जो भारत में चर्चा में रहा बीबीसी, एक डॉक्यूमेंट्री के कारण रहा, द मोदी क्वेश्चन। इन दोनों के बारे में बता करके इससे आप प्रोपेगेंडा समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अपने भाषण को आज समाप्त करेंगे। एक बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई द मोदी क्वेश्चन गोधरा इशू पे, वो एक ऐसा इशू है जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने उस पे जजमेंट दिया है। चीजें बहुत बड़े लेवल पे डिस्कस हुई हैं, उसमें चर्चाएं हुई हैं, उसमें डिबेट्स हुए हैं, उसमें जिरा हुआ है कोर्ट में, और उस पे फिर विराम लग गया। भारत का किसी समाज का व्यक्ति उस इशू के बारे में चर्चा नहीं करता है। तो ये ग्रेव डिगिंग करके एक ऐसे इशू के बारे में खोद करके अपने बारे में अपने तरफ से चीजें रखना, तो ये भी प्रोपेगेंडा का पार्ट है। दूसरा, राम मंदिर इशू पे बताया गया कि इंडिया हैज बीन अ फ्लैश पॉइंट। अब राम मंदिर इशू को किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया के सामने, या असल में राम मंदिर का जो बनना है उसको दुनिया को किस तरीके से लेना चाहिए? मुझे लगता है कि दुनिया की एक दृष्टि ये होनी चाहिए, और सही में ये दृष्टि है, कि भारत का 130 करोड़ का समाज, जिसमें 100 करोड़ का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और 30 करोड़ का जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, और माइनॉरिटी किसी मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री से बड़ा यहां पॉपुलेशन है उसका, उन दोनों ने 500 साल पुराने कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में किया। और दोनों समाज के लोग फिर सड़क पर नहीं आए, दोनों समाज में से उस पर सहमति बनी, और आज सब लोग चुपचाप हैं। तो दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मॉडल के रूप में राम मंदिर का जो इशू है वह बताने लायक, ना कि भारत को फ्लैश पॉइंट बताने लायक। एक और कहानी सुना दें रवि जी? बिल्कुल। रवि जी ने परिवार वाली बात बताई, यूरोप के बारे में बताया कि जब बचाने चलते हैं तो मालूम नहीं किसको मारेंगे। यूरोप में एक बड़ा डिबेट पिछले 1.5 दशक से 2 दशक से है। एक वहां सोशियोलॉजिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट पुटनम। रॉबर्ट पुटनम ने एक थियरी दी, बाद में एक किताब लिखी, किताब से ही फिर थियरी है, डिप्लीटिंग सोशल कैपिटल इन अमेरिका। तो रॉबर्ट पुटनम बड़े बेबाक तरीके से कहते हैं कि ये जो देश है अमेरिका, ये बैंकरप्ट है, क्योंकि यहां सामाजिक पूंजी नहीं। 2 चीजें गौर करने लायक थी उसमें, एक कि अमेरिका को बैंकरप्ट कह रहे हैं, और दूसरा सामाजिक पूंजी को पूंजी कह रहे हैं। तो सोशल कैपिटल उन्होंने किसको बताया क्या है? तो भारत का नाम नहीं लिया, इतनी बेईमानी तो चलती है उनकी, और उन्हें बताया कि इंटर रिलेशन, इंट्रा रिलेशन, इंटर यानी कि मां बेटे का संबंध, इंट्रा रिलेशन, चाचा, इवेंकुलर रिलेशन, सोसाइटल रिलेशन, इससे जब एक कैपिटल जो जनरेट होता है वो सोशल कैपिटल है, मतलब जो ट्रस्ट है वो सोशल कैपिटल है। और जिस देश का सोशल कैपिटल कम होता है उसका सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा ज्यादा होता है, जैसे अमेरिका में, और जिस देश का सोशल कैपिटल ज्यादा होता है वहां सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा कम होता है।
और तब जाकर के मोरल क्वेश्चन की बात आई, इमोशनल क्वेश्चन की बात आई, गवर्नेंस में डाला उन्होंने, कॉर्पोरेशंस में इस एक्सपेरिमेंट को डाला इमोशनल क्वेश्चन के। और ये समझिए कि भारत या जो हमारे यहाँ एक हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में जो परिवार की कल्पना है, अगर इसको सोशल कैपिटल के नजरिए से देखेंगे तो ये सोशल कैपिटल बनाने की फैक्ट्री है। यहां सोशल कैपिटल मैन्युफैक्चर होता है। तो एक तरफ वो सोशल कैपिटल बनाने के लिए आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, वहां प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, और हमारे यहां परिवार संस्था को टारगेट करके यहां फेमिनिज्म का मूवमेंट भी वहीं से आता है। तो आप लोग ब्राइट माइंड हैं, आपके सामने पूरा संसार पड़ा है, आप आगे अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, लेकिन ये जो मोह है या जो हैंगओवर है, रवि जी ने भी बताया कि जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, अपने बारे में जो एक हीन बोध है, इसका एक पूरा आकलन करके कि सही में जो हमारे बारे में बताया जा रहा है और वो जो अपने बारे में बता रहे हैं, दोनों सही है या गलत है, इसका आकलन मुझे लगता है कि एक बार करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।